मैं कंचना पुत्र आप सभी छोटे छोटे बच्चों को अपने YouTube चैनल मुंडा मैथ्स पर स्वागत करता हूं। आप सभी छोटे छोटे बच्चे बहुत दिन से मैथ नहीं पढ़ रहे हैं, जिसके कारण हम कुछ बच्चों के सलाह पर 10th क्लास का मैथ पढ़ाना स्टार्ट किए हैं। चलिएगा ध्यान से, आप सब आदमी को कुछ हम ऑर्डर देना चाहते हैं। पार्टनर साहब, ऑर्डर समझिए या एडवाइस समझिए, सब छोटे छोटे बच्चे। और कैसे पढ़ेंगे आप लोग कि सबसे बढ़िया पढ़ेंगे, और कैसे नोट्स बनाएंगे कि आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा नंबर, आप ज्यादा से ज्यादा नंबर उठाएं। पार्टनर साहब, इसके लिए 2 मिनट ध्यान से सुनिएगा। आप सभी बच्चे कृपया करके जब भी ऑनलाइन पढ़ना स्टार्ट कीजिए तो अपने पास आप एनसीईआरटी के बीटीसी का बुक समझिएगा। पार्टनर साहब, आप एनसीईआरटी पर आधारित बिहार टेस्ट जो पब्लिकेशन से बुक आता है वो अपने पास बुक रखिएगा, और एक बुक रखिएगा पार्टनर साहब और स्टूडेंट्स फ्रेंड्स का। हम लोग इस दोनों बुक से पढ़ेंगे, क्योंकि बीटीसी से पार्टनर साहब 95% क्वेश्चन आ जाएगा, और 5% जो अलग बुक से क्वेश्चन आएगा वो हम लोग स्टूडेंट फ्रेंड्स से कवर करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, यह बात समझिएगा कि आपको जब भी ऑनलाइन पढ़ना हो तो सबसे पहले आपके पास उस दोनों बुक उपलब्ध रहना चाहिए, और उसके बाद आप कलम कॉपी ले करके बैठिएगा। और कभी भी पढ़ाई करना है तो सो करके नहीं, एकदम बैठ करके बढ़िया से पढ़िए, और मेरे प्रत्येक बात को नोट कीजिएगा, प्रत्येक बात को। जो मेरे प्यारे बच्चे अगर सभी मेरे बातों को नोट करते हैं और एक जबरदस्त नोट्स बना करके उस पर अगर ध्यान से सब आदमी बार बार प्रैक्टिस करते हैं, तो आपसे हम वादा करते हैं कि आप लोग 10 क्लास के एग्जाम में काफी बढ़िया नंबर, जिस नंबर का आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, उतना नंबर लेकर के आएंगे। बशर्ते जितना हम बात बोलेंगे वह सब बात को नोट पक्का करना है, क्योंकि आप सब आदमी एक बात समझिए कि आपका जो अभी दिमाग है वह दिमाग अभी सादा कागज है। पार्टनर साहब, प्लेन कागज। मेरे प्यारे बच्चों, आपका दिमाग एकदम प्लेन कागज है, उस पे हम जो लिखेंगे वह लिखाएगा, जो हम लिखेंगे पार्टनर वह लिखाएगा। समझिएगा ध्यान से, जो हम लिखेंगे मेरे बच्चे वह उस पे लिखाएगा, और जितना बढ़िया से हम लिखेंगे आपका दिमाग, आपका वह दिमाग रूपी पन्ना उतना ही बढ़िया से पार्टनर साहब भरता हुआ आगे जाएगा। इसीलिए एकदम बढ़िया से आप नोट्स बनाइए, बहुत ही बढ़िया से पढ़िए, और बहुत बढ़िया नंबर एग्जाम में लेकर के आइए। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को पोस्टपोन किए हैं और चैप्टर 3 को स्टार्ट किए हैं, क्योंकि चैप्टर 1 चैप्टर 2 हम लोग इसके बाद पढ़ लेंगे। थोड़ा सा बड़ा बड़ा चैप्टर पढ़ते हैं, क्योंकि बच्चों काफी आपके सिलेबस का समय निकल चुका है, तो थोड़ा वह सब चैप्टर हम लोग कवर करते हैं जहां से एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन आता हो। तो हम लोग चैप्टर 3 के बारे में पढ़ेंगे। सुनिएगा ध्यान से, सब आदमी माइंड को कांस्टेंट रह के बहुत झकास आप लोग मैथ पढ़ेंगे, बहुत झकास। चैप्टर 3 का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे बात समझिएगा कि दो चर वाले, तो एक चर का मतलब प्यारे बच्चों एक बात समझिए, अगर चर का मतलब बोले तो चर का मतलब होता है ABCD का कोई अक्षर। ABCD का कोई अक्षर का मतलब होता है चर मान, और एक और यहाँ पे सिखाते हैं वह अचर मान होता है। अचर मान का होता है बच्चों लोग 1 2 3 4 जहां तक जाए अनंत तक। समझिएगा ध्यान से, चर मान का मतलब होता है ABCDEFXYZ जो भी बोलिए, यानी ABCD में जितने अक्षर हैं वह चर मान कहलाते हैं, और अचर मान वह सब अंक कहलाते हैं जो पार्टनर साहब हम लोग पढ़ते हैं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, पहले तो इस चैप्टर का खासियत समझिए कि इसमें जितने भी प्रश्न आएंगे आपके सामने उसमें सब में दो चर रहेंगे, दो चर।
दो चर का मतलब है कि उसमें ABCD का दो अक्षर रहेगा। अक्सर जनरली XY रहता है, जनरली XY जनरली। लेकिन समझिएगा कि इस चैप्टर में यही तो आप लोगों के पास कमी रहता है मेरे प्यारे बच्चों, कि आप लोगों के पास उसका थीम नहीं बन पाता है। समझिएगा कि इस चैप्टर में जितने क्वेश्चन आएंगे, जितने क्वेश्चन, उस सब क्वेश्चन में दो चर पक्का एकदम रहेंगे, एकदम रहेगा दो चर पक्का। XY रहबे करेगा, AB रहबे करेगा, मतलब रहेगा तो दो चर। तो चलिएगा ध्यान से। अब इस चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ लिए कि इसमें एक चर आया था जिसमें दो चर पार्टनर XYZ में से कोई दो ठो रहेगा। अब इसके आगे इस टोटल चैप्टर में 3.1 से लेकर के 3.6 तक और आपका 3.7 जो प्रश्नावली है वह ऐच्छिक है, हम लोग वो भी पढ़ेंगे। इस टोटल चैप्टर में हम लोग समीकरण को हल करने के लिए 4 विधि का यूज करेंगे। आपके 10 क्लास तक इसी 4 विधि के बारे में पढ़ना है। जब आप सब आदमी बड़े होंगे और जब 11th और 12th में जाएंगे तो और सब वहां पे पढ़ेंगे अलग अलग विधियां। तो पहले इस विधि के बारे में हम लोग बढ़िया से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग 3.1 प्रश्नावली 3.1 और 3.2 में हम लोग आलेखीय विधि के बारे में पढ़ेंगे। दो चर वाले रेखीय समीकरण को हम लोग 4 विधि से हल कर सकते हैं और आपके एग्जाम में कभी कभार यह साफ साफ दर्शा देता है कि इस विधि से आप इस समीकरण को हल कीजिए, जिसके कारण आप सब आदमी के पास चारों के चारों विधि का एकदम उपयुक्त ज्ञान रहना चाहिए। तो सबसे पहला विधि है आलेखीय विधि, जो हम लोग NCERT के बुक 3.1 का 3.2 में पार्टनर साहब पढ़ेंगे। अब उसके आगे है प्रतिस्थापन विधि जो 3.3 में पढ़ेंगे। उसके आगे है विलोपन विधि जो 3.4 में पढ़ेंगे। उसके आगे है ब्रज गुणन विधि जो 3.5 में पढ़ेंगे। और जो 3.6 आपका प्रश्नावली होगा, इस प्रश्नावली में हम सब आदमी इस चारों विधि को मिला करके एक नया जनरेट करके वहां पढ़ेंगे। और 3.7 आपका प्रश्नावली ऐच्छिक है, यानी 3.1 3.2 में आलेखीय विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि, इसी चारों विधि के बारे में, इस चैप्टर के बारे में आप सब आदमी के पास बढ़िया जानकारी लेना है। तो चलिएगा ध्यान से। सबसे पहले हम इसका सबसे फर्स्ट विधि आलेखीय विधि के बारे में आप सब आदमी को बताना स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग 3.1 और 3.2 ध्यान से समझिए मेरे प्यारे बच्चों, कि सबसे पहले 3.1 और 3.2 का हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे। इस थ्योरी के बाद फिर आपको इस पे हम 3.1 के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराएंगे और उसके बाद जितना भी बचेगा वह सब स्टूडेंट्स फ्रेंड्स का प्रैक्टिस कराएंगे। तो हम लोग इस चैप्टर में 4 विधियां पढ़ेंगे, आलेखीय विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि। यह चारों विधियां बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिएगा ध्यान से। हम लोग अब आलेखीय विधि के बारे में एकदम डिटेल में पहले थ्योरी करेंगे। ऐसा थ्योरी जिसका आप लोग कल्पना नहीं किए होंगे कि आप सब आदमी को 10 क्लास में इतना बढ़िया मैथ पढ़ने के लिए मिलेगा। तो सब आदमी को पहले एक बात और बताते हैं कि आप लोग जितने आपके संपर्क में जहां तक हो सके, दूर दूर तक, कोना कोना, जितने छोटे छोटे बच्चे हैं उन सब से कहिए कि आप लोग सब आदमी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जितना वीडियो जाए आपके पास तो उसका नोटिफिकेशन आप सब आदमी के पास पहुंच पाए। और दूर दूर तक बताइए कि ना एक आदमी बढ़िया मैथ पढ़ा रहा है, आप लोग पढ़ सकते हैं। देखिएगा ध्यान से, आलेखीय विधि। तो एक प्यारे बच्चों बात समझिएगा कि सबसे इसमें पहला पॉइंट आप लोग अपने कॉपी पे नोट कीजिए। जब लिखना हो तो आप लोग वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, उसके बाद लिख सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि दो चर वाले रेखीय समीकरण
चलिए हम लिखते हैं, दो चर वाले रेखीय समीकरण का व्यापक रूप, दो चर वाले रेखीय समीकरण का व्यापक रूप ax प्लस by प्लस c बराबर 0 होता है। बात समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आपको हम क्या बताना चाहते हैं। तो दो चर वाले जो समीकरण होते हैं उसका व्यापक रूप, अगर व्यापक रूप का आप मतलब समझना चाहते हैं तो जितना बृहत स्तर पे, बड़ा स्तर पे पार्टनर साहब, बृहत स्तर पे जब यह समीकरण आएगा तब यह समीकरण इसी रूप में हमेशा हमेशा आता है, जहां पे ए बी सी कोई अंक है मेरे प्यारे बच्चों, यह कोई अंक है। जितने समीकरण आएंगे सब ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में ही रहते हैं। मानिए प्यारे बच्चों, आप लोग समीकरण देखे होंगे 5x प्लस 7y प्लस 11 बराबर 0। तो आप बताइए कि यहाँ पे a का मान हो गया 5ax प्लस by प्लस c बराबर 0, तो a का मान हो गया 5, b का मान हो गया 7, c का मान हो गया 11। तो यह बखूबी समझिए कि जब समीकरण आते हैं तो उनका रूप यही होता है, इसी रूप में वह समीकरण लिखे जाते हैं। हम लोग अभी थ्योरी पढ़ रहे हैं जहां पे ए बी सी कोई अंक होगा, ए यहाँ पे अंक है, ए का मतलब x का गुणांक, ये भी पार्टनर साहब लिखते हैं। ए बोले तो यह x का गुणांक होगा। अब गुणांक का मतलब होता है कि x में जो चीज से गुणा होगा वही x का गुणांक कहलाएगा और वही x का गुणांक a का मान होता है। b का मतलब होता है y का गुणांक, समझिएगा सब आदमी, b का मतलब होता है y का गुणांक और c का मतलब होता है अचर पद। अचर पद जस्ट अभी बताए थे कि अचर मान का मतलब होता है कि 1 2 3 जहां तक सोचिए यह सब अचर मान है, सब अचर मान। अचर मतलब जो कभी चेंज ना हो, डायरेक्ट पार्टनर या 1 2 3 4 अनंत तक कोई दिक्कत नहीं है। तो समझिएगा, सबसे पहले आप लोग पढ़े हैं कि दो चर वाले रेखीय समीकरण भले हम चारों विधि से बनाए, लेकिन वह जब आएंगे तब इसी रूप में आएंगे कि ax प्लस by प्लस c बराबर 0, जहां पे जो a होगा वह x का गुणांक होगा, मतलब कि x में जिस चीज से गुणा होगा वह a का मान कहलाएगा, y में जिस चीज से गुणा होगा वह b का मान कहलाएगा, और इससे जो बचेगा वही c का मान कहलाएगा। अब यहां बोलिए तो a का मान कितना है, तो a का मान है 5, b का मान कितना है, तो b का मान है 7। a बोले तो x का गुणांक, b बोले तो y का गुणांक, c बोले तो अचर पद हो जाएगा पार्टनर साहब 11। तो आशा करते हैं कि आप सब आदमी यहाँ तक बहुत ही बढ़िया से समझे होंगे। अभी तक बस इतना हम समझाना चाहते हैं कि दो चर वाले रेखीय समीकरण का व्यापक रूप ax प्लस by प्लस c बराबर 0 होता है, जहां पे जो a है वह x का गुणांक है, जो b है वह y का गुणांक है, जो c है वह आपका अचर पद है। चलिएगा समझिएगा ध्यान से और क्या क्या इसमें मैटर है। चलिए एकदम बाबू प्रेम से समझिएगा। दो चर वाले जितने समीकरण होते हैं, दो चर वाले जितने समीकरण होते हैं, जितने समीकरण, बात समझना है, इन सभी समीकरण से एक रेखा बनता है। बहुत दूर का हम कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, समझिएगा। आपके चैप्टर में नाम है दो चर वाले रेखीय समीकरण। रेखीय का मतलब है रेखा, और हम लोग अभी पढ़ रहे हैं आलेखीय विधि। आलेखीय विधि अभी तो हम थ्योरी पढ़ा रहे हैं। इसका क्वेश्चन बनाने के लिए आप सब आदमी के पास ग्राफ का कॉपी रहना चाहिए, इंच रहना चाहिए पार्टनर साहब, स्केल रहना चाहिए, पेंसिल रहना चाहिए और रबड़ रहना चाहिए। तो जब इस पर हम क्वेश्चन बनाएंगे तो आप सब आदमी के पास वह कॉपी रहना चाहिए। कृपया करके बाबू लोग वह कॉपी खरीद ले, एकदम जरूरी है वह सब कॉपी।
तो हम लोग आलेखीय विधि पढ़ रहे हैं, यानी ग्राफ पर सब कुछ पढ़ेंगे, एकदम बढ़िया से पढ़ेंगे। समझिएगा ध्यान से। सबसे मोस्ट वांटेड पॉइंट है कि जितने भी दो चर वाले समीकरण हैं वह ग्राफ पर एक रेखा का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को नोट कीजिएगा कि जितने भी दो चर वाले समीकरण हैं वह ग्राफ पर एक रेखा का निर्माण करते हैं। चलिए अब कैसे, तो सबसे पहले आप सब आदमी को हम कुछ ग्राफ के पन्ना का, पार्टनर साहब कुछ यहाँ पे हम आपके ग्राफ के पन्ना का एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आखिर ग्राफ का पन्ना कैसे होता है, कैसे उस पर हम सब आदमी काम करेंगे। तो चलिएगा, आपके ग्राफ का पन्ना एकदम सिंपल सा रहेगा। उस पे दो तरह की लाइनें होती है। एक मोटी लाइन एक निश्चित अंतराल के बाद रहती है। इस मोटी लाइन के बीच में 10 ठो पतली पतली लाइन रहती है। समझिएगा, आप किसी भी लाइन पर, किसी भी मोटी लाइन पर स्केल लेकर के एक ठो ऐसे रेखा खींच लीजिए और एक ठो रेखा ऐसे खींच लीजिए, किसी भी लाइन पे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद पार्टनर जिस बिंदु पे यह काटेगा इसको हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। यह अभी आगे पढ़ेंगे, एकदम आगे। अभी आप उस पन्ना के बारे में समझिए कि वह पन्ना का मतलब क्या होता है। तो एक बहुत जरूरी बात समझिए कि उस पन्ना पे दो तरह की लाइनें होती है, एक मोटी लाइन और पतली लाइन। तो मोटी लाइन निश्चित अंतराल पर रहेंगी। ऐसी मोटी लाइन के बीच में 10 ठो पतली पतली लाइन होती है। कृपया करके आप सब आदमी के पास ग्राफ का कॉपी पक्का रहना चाहिए। तो पार्टनर समझिए मेरे बाबू कि मोटी लाइन बीच में 10-10 ठो, पार्टनर साहब पतली लाइन 10-10 ठो पतली लाइन। सबका यूज है, ऐसे आपको हम यूज नहीं करने देंगे, बहुत बढ़िया पढ़ाएंगे। समझिएगा, ग्राफ का मतलब मोटी लाइन बीच में 10-10 ठो पतली लाइन, एकदम यही इसी तरह का ग्राफ का पन्ना रहता है। अगर रियल मायने में देखा जाए तो 10 क्लास के लड़कों लोग को ग्राफ का पन्ना पहले समझ में नहीं आता है कि आखिर इस पे कैसे स्केल खींचे, क्या करे क्या नहीं करे, कैसे कैसे इसका कॉन्सेप्ट होता है, आखिर यह सब कॉन्सेप्ट कैसे बनेगा। समझिएगा ध्यान से, ग्राफ हम रेडी कर लिए। सबसे पहले मोटी लाइन और उसमें बीच में 10 ठो पतली लाइन। तो ग्राफ के पन्ना पर हम किसी भी समीकरण से एक रेखा बना सकते हैं। और आप 10 क्लास के विद्यार्थी लोग को रेखा बनाने आना चाहिए। देखिए कैसे हम किसी भी समीकरण से रेखा पहले बना सकते हैं, उसके बाद हम फिर थ्योरी पर आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग अभी पॉइंट एक नोट किए हैं, किसी भी समीकरण से एक रेखा बन सकता है। तो इस समीकरण से हम एक रेखा बना, देखिए कैसे। तो सबसे पहले आप यहां से y का मान निकालिएगा। सबसे पहले y का मान, तो अगर यहां से हम देखेंगे तो y बराबर, अगर 2x इधर प्लस में है तो उस पर भेजेंगे तो माइनस में चल जाएगा। तो 16 ज्यों का त्यों, या 2x उधर चल जाएगा माइनस में 2x। अब इसका रेखा कैसे बनता है ग्राफ पर समझिएगा सब आदमी। तो आप लोग यहाँ एक सारणी बनाइएगा जिसमें ऐसे करके खांदा बनाएंगे, और यह खांदा पार्टनर 2-3 ठो, कम से कम 2 ठो खांदा यहाँ बनाएंगे और इसी खांदा में काम चल जाएगा। चलिएगा, देखिए ध्यान से कैसे रेखा बनाते हैं। आप सब आदमी को आज के बाद ग्राफ के पन्ना पे सब कुछ बनाने आएगा, एकदम निश्चिंत रहेगा सब आदमी। सबसे पहले जो समीकरण होगा वहां पे y का मान निकालेंगे। कैसे भी, जितना x वाला है उस पर भेज देंगे, तो x वाला उस पर भेज दिए, y का मान आ गया 16 माइनस 2x। तो यहाँ x है, यहाँ y है, समझिएगा ध्यान से। अब आप सब आदमी यहाँ पे x और y का मान अपने सहूलियत के अनुसार बैठाइएगा। ऐसा मान कि जो बाटा में ना आवे, एकदम सोझ मान आवे, एकदम सोझ। तो अगर यहाँ पे हम x का मान 0 बैठाएंगे, समझिएगा ध्यान से। तो अगर x आप जो मन करता है सो, लेकिन जितना आसान बैठाएंगे उतना आपके लिए फायदेमंद रहेगा।
तो अगर x का मान हम 0 बैठाएंगे तो यहाँ पे अगर x का मान 0 बैठाएंगे तो 0 गुणे 2 का हो जाएगा 0। अगर x का मान यहाँ 0 बैठाएंगे तो 0 गुणे 2 0, और 16 में से 0 घटाएंगे तो 16 बचेगा, तो y का मान 16 आ जाएगा। समझिएगा ध्यान से, y का मान 16 कब आया? जब x का मान 0 बैठाए तब। x का मान 0 बैठाएंगे, y का मान आ गया 16। अब एक मेरा बात सुनिएगा ध्यान से, आप सब आदमी अपने दिमाग से सोचना है बहुत ही बढ़िया तरह से कि हम ऐसा ऐसा मान मानेंगे कि मेरा मान उस ग्राफ के पाना पर अट जाए, उस ग्राफ के पाना से फालतू मेरा वह मान नहीं रहे। अगर हम यहाँ 1 मानेंगे तो हो जाएगा 2 एकम 2, और 16 में से 2 घटाएंगे तो होगा 14। तो y का मान जब 14 आएगा पार्टनर, तो ग्राफ के पाना पर काफी नीचे जाना, काफी नीचे जाना पड़ेगा। तो समझिएगा, वैसे नहीं करना है, ऐसा मान रखिए कि इसका मान ग्राफ के पाना पे अटे। तो चलिए हम x का मान यहाँ पे 5 ले रहे हैं ताकि अट जाए। आपका मान आप 1 2 3 4 कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन इस बात का ख्याल पक्का पक्का रखना है कि वह ग्राफ के पाना पर अट जाए। तो अगर x बराबर 5 लेंगे तो 5 दूनी का 10 होगा। समझिएगा, 5 दूनी का 10, और 16 में से 10 घटाएंगे तो यहाँ पे 6 बच जाएगा। तो कम से कम ऐसा 2 ठो पॉइंट हम लेंगे, कम से कम ऐसे y का मान निकाल करके 2 ठो पॉइंट लेंगे। इसके बारे में अभी आगे आपको हम बहुत बढ़िया से पढ़ाएंगे। अभी तो बस आपको हम एक बात बताना चाहते हैं कि कैसे कोई समीकरण से एक रेखा बनती है, कैसे हम किसी भी समीकरण से एक रेखा बना सकते हैं। और यह ग्राफ बनाने के लिए काफी अत्यंत जरूरी है कि यह बात विद्यार्थी लोग जाने। चलिएगा ध्यान से, सबसे पहले ग्राफ के पाना पर मोटी लाइन पर आप 2 ठो पार्टनर साहब ऐसे रेखा बना लीजिए, 2 ठो मोटी लाइन पर। उसके बाद इसका मान होता है 0 0। समझिएगा ध्यान से सब आदमी, इसका मान होता है 0 0, या मूल बिंदु होता है इसका 0 0 होता है निर्देशांक। अब देखिएगा, अगर इधर बढ़ेंगे तो हम प्लस में बढ़ेंगे, समझना है। अगर x के तरफ बढ़ेंगे तो हम प्लस में बढ़ेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4। अगर इसके आगे भी बढ़ना होगा तो यहाँ 5 लिखेंगे, यहाँ 6 लिखेंगे, ऐसे ही लिखते जाएंगे। अब देखिएगा ध्यान से, इधर बढ़ेंगे, x के तरफ बढ़ेंगे तो +1 +2 +3 +4। अगर इधर बढ़ेंगे तो -1 -2 -3 ऐसे बढ़ते जाएंगे। अब ऊपर बढ़ते हैं, y के तरफ बढ़ते हैं तो प्लस में ही बढ़ते हैं, +1 +2 +3 +4 +5 ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। और भी ऊपर बढ़ सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है, +6 +7 ऐसे ही। और नीचे आएंगे तो -1 -2 -3 -4 बढ़ाते जाएंगे। पहले ग्राफ का मतलब समझिए, जिस बिंदु पे काटेंगे उसको 0 0 समझिए। वहां से इस साइड वाला, दाहिना साइड वाला x होता है, यह x डैश होता है, और y होता है, और y डैश होता है। बार बार आप लोग लिखने का प्रैक्टिस कीजिएगा, ऐसे खींच कर यहाँ x डैश, यहाँ y डैश पार्टनर आप लोग लिख दीजिएगा। अब उसके बाद जो बिंदु पे कटेगा उसका 0 0 समझना है। और उसके बाद अब x की तरफ बढ़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6 लिख लेंगे पहले से ही। इधर -1 -2 -3 लिख लेंगे। इधर ऊपर बढ़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 लिख लेंगे। जहां तक हम यहाँ पे निकाल पाए वहां तक वहां लिख लेंगे। और नीचे बढ़ेंगे तो -1 -2 -3 -4 लिख लेंगे। तो समझना है एक बात ध्यान से, हम लोग अभी उसी पॉइंट पे अड़े हैं कि कैसे किसी समीकरण से एक रेखा बन जाता है। तो सुनिएगा, पहले तो y का मान यहाँ लिख लेंगे, फिर x y का मान, x का मान अपना मन से रखेंगे, उसके अनुसार y का मान निकालेंगे। x का मान 0 रखे तो y का मान आ गया 16, x का मान 5 रखे तो y का मान आ गया 6, अपना मन से रखते रखते निकालेंगे। चलिएगा, अब इस तरह ध्यान देना है, x का मान 0 तो y का मान 16। समझिएगा ध्यान से, x का मान 0 तो y का मान 16। तब यह 0 और 16 वाला कहां मिलेगा, किस पॉइंट पे 0 16 मिलेगा, यह पॉइंट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो समझिएगा x का मान 0, y का मान 16, समझिएगा। तो y का मान 16 जाना पड़ेगा, जो काफी बड़ा हो गया। हम लोग इस ग्राफ के पाना पे अगर 16 लेना होगा तो 16 और ऊपर जाएगा। इसीलिए हम बार बार कहते थे कि ऐसा मान लेंगे कि इस ग्राफ के पाना पे हम लोग ले पाए। चलिए यहाँ पे 0 16 हटाइए, यहाँ पे आप ऐसा मान लीजिए कि उतना में यह आ जाए, ताकि अब बोर्ड पे वह बन जाए। समझिएगा ध्यान से। अगर हम x का मान यहाँ पे कुछ भी लेते हैं, अगर x का मान यहाँ पे 6 लेते हैं, समझिएगा ध्यान से। तो अगर x का मान 6 लेंगे तो 6 दूनी होगा 12, और 16 में से 12 घटाएंगे तो बचेगा 4। x का मान 6 लेंगे तो 6 यहाँ बैठाएंगे, x के मान से y का मान निकाल लेंगे तो 6 दूनी का 12, यहाँ बच जाएगा 4। तब यह बिंदु, जो बिंदु करे वह मान। चलिए अब x का 6 y का 4 बैठाना सिखाते हैं। कैसे 6 4 बैठाएंगे, यही मेरे प्यारे प्यारे बच्चों लोग को समझ में नहीं आता है। x का मान 6 y का मान 4, सुनिएगा ध्यान से। जब ऐसा पॉइंट आवे तो x पे चलना है 6 दूरी और y पे 4। देखिए कैसे, तो x पे 6 इधर है, ध्यान दीजिएगा सब आदमी, और y पे 4 इधर है, इधर तो -4 है। तो 6 4, तो x पे चलेंगे ऐसे 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 ऐसे, यहाँ 6 पे आएंगे और यहाँ y पे 4 पे जाएंगे। समझिए कैसे बिंदु बनाते हैं। x पे यहाँ 6 पे जाएंगे, यहाँ y पे 4 पे जाएंगे, और एक ऐसा ही स्केल लेकर के दोनों बिंदु को हम लोग ऐसे मिला देंगे। x पे ऐसे 6 जाएंगे और y पे ऐसे 4, जहां मिलेगा स्केल लेकर के बस यहाँ पे एक पॉइंट दे देंगे। सबसे पहले आप क्या कीजिए कि स्केल को यहाँ पे ऐसे खड़ा कीजिएगा, और स्केल को एक ऐसे खड़ा कीजिएगा, जिस बिंदु पे मिलेगा वहां एक पॉइंट दे दीजिएगा। तो आपका एक पॉइंट मिल गया, यह पॉइंट है 6 और 4 का। अब ऐसे ही अब इस पॉइंट को खोजेंगे, 5 और 6, x का 5 और y का 6, कम से कम 2 पॉइंट रहना एकदम जरूरी है। तो 5 और 6 खोजेंगे तो समझिए x पे 5 y पे 6। सीखिए कैसे होता है, x पे 5 यानी यहाँ पे, और y पे 6 यानी कि यहाँ पे। तो यहां से एक ऐसे रेखा स्केल से खींचेंगे, एक यहां से ऐसे रेखा स्केल से खींचेंगे, यह जिस बिंदु पे काटेगा वही बिंदु आपका 5 और 6 का बिंदु होगा। तो ऐसे ही दोनों बिंदु का हम लोग यूज कर लेंगे, और दोनों बिंदु मिल जाने के बाद स्केल लेकर के, ध्यान से सुनिएगा, स्केल लेकर के ऐसा स्केल सजाना है कि दोनों बिंदु पे आवे। अब दोनों बिंदु पे स्केल बैठा करके ऐसे एक रेखा खींच देंगे। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ऐसे एक रेखा खींच देंगे पार्टनर साहब, तो वही एक रेखा है जो इस समीकरण से बना है। समझिएगा ध्यान से, दुनिया में किसी भी समीकरण से रेखा बनता है, सबसे पहले y का मान तब x का मान मानेंगे, उसके अनुसार y का मान निकालते जाएंगे। अब ग्राफ पर मोटी लाइन पर 2 ठो क्रॉस खींच के बीच में 0 0 उधर 1 2 3 4 5 6 इधर -1 -2 इधर बढ़ाते जाएंगे, इधर बढ़ाते जाएंगे। अब उसके बाद x का मान 6 तो y का 4 बैठाना सीखिए। इस पे 6 चलेंगे, इस पे 4, इंच से मिला देंगे, जिस बिंदु पे काटेगा उस बिंदु से मतलब है। इस बिंदु पे काटा तो यह बिंदु हो गया 6 4 का। अब x का 5 y का 6, तो x का 5 जाएंगे y पे 6 जाएंगे, और 5 6 जिस बिंदु पे काटेंगे वह बिंदु हो गया 5 6 का। और तब स्केल लेकर के इस 5 6 और 6 4 बिंदु को मिला देंगे, तो आपका उस समीकरण से रेखा बन गया। तो चलिए मिटाते हैं। आप अगर चाहेंगे मेरे छोटे छोटे बाबू लोग, इसका स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, और स्क्रीनशॉट करके बाद में इसको उतार सकते हैं, ख्याल रखिएगा। तो चलिए बहुत ही बढ़िया तरह से, चलिए आपको हम एक और समीकरण को बैठाना सिखाते हैं। ध्यान दीजिएगा सब आदमी। हम कहते हैं कि मेरा x + y = 4 है। अब इस समीकरण को ग्राफ पर बैठाना है। तो सबसे पहले आप पाना पर मोटी लाइन खींच लीजिए, मोटी लाइन पर 2 ठो ऐसे क्रॉस खींच लीजिए कैसे भी। यहाँ x मानिए, यहाँ x डैश, x के ऊपर एक चिन्ह मान लेना है, यहाँ y मानना है, यहाँ y डैश मान लेना है। अब जहां जहां मोटी मोटी लाइन है, इसके आगे एक ठो मोटी लाइन होगा,
उस मोटी लाइन पे 1 मानिए, उसके आगे फिर मोटी लाइन पे 2 मानिए, उसके आगे फिर मोटी लाइन पे 3 मानिए, उसके आगे फिर मोटी लाइन पे 4 मानिए। ऐसे ही पार्टनर जहां तक आप खींचे वहां तक मान लीजिए। अब इधर मोटी लाइन पे -1 मानिए, मोटी लाइन पे -2, मोटी लाइन पे -3, मोटी लाइन पे -4 मानते जाइए। इधर ऊपर में मोटी लाइन पे 1 मानिए, मोटी लाइन पे 2 मानिए, मोटी लाइन पे 3 मानिए, मोटी लाइन पे 4, ऐसे ही मानते जाइए। नीचे मोटी लाइन पे -1, -2, -3, मतलब कि मोटी लाइन पर मानना है, यह मत भूलिएगा, मोटी लाइन पर। अब चलिए इस समीकरण से एक रेखा वहां बना देना है। तो कैसे बनेगा? तो आप सबसे पहले यहां से y का मान या x का मान भी कैसे भी आप निकाल लीजिए। अगर y होगा तो x को भेजेंगे उस पर, तो हो जाएगा 4 - x। समझिएगा मेरे बाबू लोग ध्यान से। अब ऐसे खांदा बनाएंगे जिस खांदा में 3 ठो खांदा होगा, एक में x लिखेंगे, एक में y लिखेंगे। अब x का मान अपना मन से बैठाइएगा, अपना मन से। अगर आप बोलिए कि अगर x का मान यहाँ 0 बैठाएंगे, समझिए तो अगर x का मान 0 बैठाएंगे तो यहां अगर 0 रखेंगे हम, तो 4 - 0 हो जाएगा 4। समझिएगा ध्यान से, इधर लिखना है x का मान 0 बैठाएंगे तो 4 - 0 हो जाएगा 4। अब आप x का मान यहाँ 1 बैठा लीजिए। अगर x का मान 1 बैठाएंगे तो 4 - 1 हो जाएगा 3। आप कुछ भी बैठा सकते हैं, बशर्ते बैठाते समय एक बात का ध्यान दीजिएगा कि जो हम चीज बैठा रहे हैं वह मेरे ग्राफ के पेज पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ध्यान दीजिए मेरे बाबू लोग, x का 0 बैठा है, 4 - 0 तो y का 4 हो गया। x के मान से y का मान जनरेट कर लेंगे। x का 1 बैठा है तो 4 - 1 3 हो गया। अब वहां चलिए, x का 0 y का 4, तो समझिएगा x का 0 यहीं पे है। एक बात बताते हैं कि x का भी 0 यहीं पे है और y का भी 0 यहीं पे है। यही आपका 0 है पार्टनर साहब, 0 0 यही है। x का भी 0 और y का भी 0 यही है। तो कह रहा है x का 0 y के 4, तो समझिएगा x चाहिए 0 और y चाहिए 4, तो x का यहाँ 0 हो गया। अब y का आप 4 ढूंढिए कहां पे है, तो y का 4 है यहाँ पे। तो x का 0 y का 4 यानी इसी बिंदु पे मिल जाएगा। अगर यहां रहते तब ना हम इस तरह बढ़ते और उस तरह बढ़ते, तो x बराबर 0 है तो 0 पे तब ऐसा ही बढ़ेंगे, आई पार्टनर ऐसा ही बढ़ेंगे, तो यही मिलन हो जाएगा। तो एक बात याद रखिए, आपका पहला बिंदु 0 और 4, सबसे पहले x वाला बिंदु लिखिएगा और तब y वाला बिंदु। तो x का हो गया 0, y का हो गया 4। आप एक बिंदु पार्टनर यहां खोज लिए हैं। अब जब ही दूसरा बिंदु खोजेंगे आपको रेखा मिल जाएगी। तब x का 1 और y का 3, तो बोलिए तो x पे 1 चलना है, y पे 3 चलना है। तो x पे 1 चलेंगे तो इसका 1 यहीं पे है और y पे 3 यहां पे है। तो इंच ले करके एक ठो रेखा ऐसे खींचेंगे और एक ठो रेखा ऐसे खींचेंगे। जिस बिंदु पे काट देगा उसी बिंदु से हमको मतलब है। तो यही आपका बिंदु हो गया 1 और 3 का। सबसे पहले वहां x का मान 1 लिखिएगा, तब y का मान 3। तो आपका 1 और यहाँ पे 3 हो गया। तो आपको दोनों का दोनों बिंदु मिल गया, 0 4 भी मिल गया और 1 3 भी मिल गया। तब इंच ले करके और दोनों बिंदु पर रख कैसे एक रेखा पार देंगे, यही आपका जो रेखा है वह x + y = 4 की एक रेखा है। तो बहुत ही बढ़िया से अब बात समझना है मेरे बाबू लोग कि आप लोग समीकरण से रेखा बना सकते हैं और इसी रेखा के तहत आप सब आदमी को हम आगे आलेखीय विधि को हल करना सिखाएंगे। तो चलिएगा अब आगे आप लोग अपने से समीकरण ले करके आप लोग ग्राफ का पाना पे बार बार कम से कम 5 ग्राफ का कॉपी खत्म होना चाहिए, कम से कम। चलिएगा ध्यान से देखिए क्या चीज, दुनिया के किसी भी 2 चर वाले रेखीय समीकरण से एक रेखा बनता है। समझिएगा ध्यान से। अब उसके कुछ मैटर है, बहुत सारे मैटर है, समझना है ध्यान से। मान लेते हैं कि एगो समीकरण है a1x + b1y + c1 = 0।
अभी जो हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं वह 3.1 और 3.2 का मिला करके थ्योरी पढ़ रहे हैं। अगला एक समीकरण लेते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब हम यहाँ a1 b1 का माने हैं तो आप बोलिए कि व्यापक रूप तो ax प्लस by प्लस c बराबर 0 था ना, तो आपका वही x के गुणांक a है। तो हमको दो ठो समीकरण लेना था जिसके कारण हम a1 b1 c1 मान लिए और a2 b2 c2 मान लिए। यहां से बहुत कुछ आपको याद रखना है जो थ्योरी काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप बोलिए कि एक समीकरण से एक रेखा बनता है, अभी जस्ट सिखाए हैं, तो इस समीकरण से भी रेखा बनेगा और इस समीकरण से भी रेखा बनेगा। तो दो चर वाले रेखीय समीकरण में कैसा भी हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, इसका सॉल्यूशन, इसका हल तीन तरह के होते हैं, तीन तरह के। सबसे पहला हल देखिएगा ध्यान से, इस दोनों के दोनों समीकरण से दो रेखाएं बनेंगी। समझना है सब बातों को ध्यान से। इस समीकरण से भी एक रेखा बनेगा और इस समीकरण से भी एक रेखा बनेगा। और जब दोनों रेखा को हम ग्राफ पर बैठाएं, जब दोनों रेखा को हम ग्राफ पर बना दें और ग्राफ पर सपोज दैट आपका यह ग्राफ है, इस ग्राफ पर हम दोनों रेखा से, दोनों समीकरण से रेखा आपको तो बनाने आइए गया, तो दोनों समीकरण से रेखा बनाकर यदि हम ग्राफ पर बैठा दें और वह ग्राफ पर दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद कर जाएं, समझिएगा ध्यान से, तब वहां लिखेंगे। मानिए एक समीकरण से एक रेखा इसे बना और एक समीकरण से एक रेखा इसे बना, इस दोनों समीकरण से बनने वाली दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद कर जाए, तो इस हल को हम लोग गणित में, मैथ में अद्वितीय हल कहते हैं। समझिएगा ध्यान से, यदि दोनों समीकरण से बनने वाली दोनों रेखाएं, यदि दोनों समीकरण से बनने वाली, तीन गो गुण पढ़ना है, तीनों गुण आपको बोर्ड पे हम डील कर रहे हैं। यदि दोनों समीकरण से बनने वाली दोनों रेखाएं यदि ग्राफ पर प्रतिच्छेद कर जाएंगी, तो उसका एक हल होता है जिसे अद्वितीय हल कहते हैं। इसका पहले मतलब समझिए कि अगर दो ठो समीकरण मिला और दोनों समीकरण से जब हम दो ठो रेखा खींचे और दोनों रेखा खींचने के बाद अगर वह किसी पे काट दिया, भोजपुरी में बोले तो किसी बिंदु पर अगर काट दिया यानी प्रतिच्छेद कर दिया, तो उसका एक हल होगा। यानी सिर्फ और सिर्फ वहां पे x का एगो मान आएगा और एगो y का मान आएगा, उसका एक हल होता है जिससे अद्वितीय। तो आप लोग अभी छोटे हैं, आप लोग अभी अद्वितीय का मतलब नहीं समझते हैं। अद्वितीय का मतलब है कि इसके जैसा धरती पे कोई दूसरा नहीं है, अद्वितीय है। ताजमहल आपका अद्वितीय है, ब्रह्मांड आपका अद्वितीय है, धरती आपकी अद्वितीय है, धरती जैसा वर्ल्ड में कोई ग्रह नहीं है। तो यह अद्वितीय पार्टनर, मतलब यह धरती पे सिर्फ और सिर्फ एक है, हम अद्वितीय हैं, मेरे जैसा आदमी धरती पे नहीं है पार्टनर साहब। तो अद्वितीय मतलब इसका एक हल होगा, और जो धरती पे एक होता है उसे हम लोग हिंदी में अद्वितीय कहते हैं। तो जब भी धरती पे एक वो हल होगा वह अद्वितीय हल कहलाएगा। तो अद्वितीय हल कब होता है पार्टनर साहब? तो जब दोनों समीकरण से बनने वाली दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद कर देंगी तब। तो आप लोग अपने कॉपी पे इसको पक्का नोट्स कीजिएगा कि दोनों समीकरण से बनने वाली दोनों रेखाएं यदि ग्राफ पर
प्रतिच्छेद कर देंगी तो उसका एक हल होगा, उस हल को अद्वितीय कहते हैं। और इसका निकाय समझना है, निकाय बोले तो इसका गुण, इसका नेचर, इसका स्वभाव, इसका निकाय संगत होता है। समझिएगा ध्यान से, संगत। काफी 10वां क्लास में यह क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों पूछा जाता है कि किस समीकरण का निकाय संगत है कि असंगत है, कि संगत है कि असंगत है। तो समझिएगा, जिस समीकरण का हल होगा, जिस समीकरण का हल होगा, चाहे हल एक ठो, इसका हल कितना ठो था, एक ठो, और चाहे हल अनंत गो हो, अगर उसका हल है तो उसका निकाय संगत होगा। सुनिए फिर से, या तो हल एक, इसका हल तो एक ठो था, तो या तो हल एक ठो हो या अनंत ठो हो, यदि उसका हल है तो उसका निकाय संगत होगा। यदि उसका हल है तो निकाय संगत होगा, और यदि हल नहीं है तो उसका निकाय असंगत होगा। तो यह बहुत ही बढ़िया से बात समझिएगा, बहुत बढ़िया से, कि दोनों समीकरण से बनने वाली दोनों रेखाएं यदि ग्राफ पर प्रतिच्छेद कर देंगी तो उसका हल एक होता है, मतलब एक ना एक ठो होता है, और उस हल को हम लोग अद्वितीय हल कहते हैं, और उसका निकाय संगत होता है। तो चलिए पार्टनर साहब, इसके आगे भी अभी गुण है, समझिएगा ध्यान से, इस ग्राफ को मिटा रहे हैं। यदि दोनों रेखा ग्राफ पर प्रतिच्छेद करेंगी तो उनका एक गुण होता है, उस गुण को याद रखिएगा। कैसे आप पहचानेंगे, या तो आप ग्राफ बना करके पहचान सकते हैं कि इसका ग्राफ पर जब कट जाएगा तो उसका अद्वितीय हल होगा, और नहीं तो आप ऐसे भी पहचान सकते हैं कि कैसे पहचानेंगे अद्वितीय हल है कि नहीं है। तो यदि इसका a1 बाटा में a2 और नॉट इक्वल टू b1 बाटा में b2, समझिएगा, अगर दोनों समीकरण में a1 बाटा a2, a1 और a2 x का गुणांक है, b1 और b2 y का गुणांक है, c1 और c2 अचर पद है। अगर a1 बाटा में a2 और b1 बाटा में b2 आपस में बराबर नहीं होंगे, इसका अद्वितीय हल होता है, इसका अद्वितीय हल होता है। यह बात समझिएगा, जब ग्राफ पर प्रतिच्छेद करेगा तब तो अद्वितीय हल होगा, और नहीं तो जब इस गुण को फॉलो करेगा तब अद्वितीय हल होगा। तो a1 बाटा में a2 और b1 बाटा में b2 यदि आपस में बराबर नहीं होंगे तो इसका अद्वितीय हल होता है। यह सब आदमी को आज के बाद याद रहना चाहिए कि a1 बाटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बाटा b2, तो आपका अद्वितीय हल होगा। तो चलिए ध्यान से, सबसे पहला गुण के बारे में अभी एक बार और हम बोल देते हैं कि दोनों समीकरण से बनने वाली दोनों रेखाएं यदि ग्राफ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर जाए, यानी काट देवे, तो उसका एक हल होगा, उस हल को अद्वितीय हल कहेंगे, और उसका निकाय जो होगा वह संगत होगा। यदि उसका हल है तो असंगत है, और जब हल नहीं है तो वह असंगत हो जाएगा। और एक हल, अद्वितीय हल का शर्त होता है कि a1 बाटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बाटा b2। a1 a2 बोले तो हम बार बार कह रहे हैं x का कोएफिशिएंट, b1 b2 बोले तो y के कोएफिशिएंट, और c1 c2 बोले तो अचर पद। यह बहुत ही बढ़िया गुण है, इसका नोट्स बनाइएगा पक्का पक्का। अभी जो हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं वह 3.1 और 3.2 दोनों का थ्योरी पढ़ रहे हैं बहुत ही बढ़िया से। चलिएगा ध्यान से, ग्राफ के पन्ना का भी यूज करना हम अगला वीडियो में बहुत बढ़िया सिखाएंगे, बहुत बढ़िया से। आप सब आदमी इस वीडियो के बाद पहले ग्राफ का पन्ना तो खरीद लीजिएगा ध्यान से। चलिएगा, अब हम लोग पढ़ रहे हैं सेकेंड गुण। हम लोग फर्स्ट गुण पढ़ लिए कि अगर दोनों समीकरण से दो रेखा बनेंगी, क्योंकि एक समीकरण से एक रेखा तो दो समीकरण से दो रेखा, और दोनों रेखा यदि ग्राफ ऐसे काट देवे तो उसका एक हल होगा, उसे अद्वितीय हल कहते हैं, उसका निकाय संगत होगा, और उसका गुण होता है a1 बाटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बाटा b2। चलिएगा ध्यान से, सेकेंड गुण। सेकेंड गुण कहता है कि यदि दोनों समीकरण से बनने वाली दोनों रेखा, समझिए एकदम आराम से,
दोनों समीकरण से बनने वाली दोनों रेखाएं यदि ग्राफ पर एक दूसरे पर स्थित हो जाए, दोनों समीकरण से बनने वाली दोनों रेखाएं यदि ग्राफ पर एक दूसरे पर स्थित हो जाए, समझिएगा, तो दोनों समीकरण से बनने वाली दोनों रेखाएं यदि ग्राफ पर एक दूसरे पर स्थित हो जाए, एक दूसरे पर स्थित मतलब कि एक चीज है उस पर दूसरा चीज चढ़ जाए, एक चीज है उस पर दूसरा चीज चढ़ जाए, उसी को हम लोग एक दूसरे पर स्थित होना कहते हैं। एक दूसरे पर स्थित हो जाए, इस बात को हम लोग मैथ में समपाती कहते हैं। समपाती का मतलब है कि एक चीज पे दूसरा चीज का उठ के आ जाना। तो यदि दोनों समीकरण से बनने वाली दोनों रेखाएं यदि ग्राफ पर एक दूसरे पे चढ़ जाए, दोनों रेखा एक दूसरे लाइन मतलब एक लाइन पे एक लाइन चढ़ जाए, यानी कि समपाती हो जाए, मैथ के अनुसार समपाती हो जाए, एक दूसरे पर स्थित हो जाए यानी कि समपाती हो जाए, तो उसका अनंत हल होता है। अनंत हल होता है। इसका निकाय का मतलब गुण, उसका नेचर, उसका स्वभाव, इसका निकाय संगत होता है। हम अभी बताए हैं कि या तो हल एक ठो हो या तो हल 5 ठो हो, अगर उसका हल है तो वह संगत होगा, यदि हल नहीं है तो वह असंगत हो जाएगा। तो आप एक बात समझिए बढ़िया से कि दोनों समीकरण से जब हम ग्राफ पर दो ठो रेखा बनाएंगे, अभी बहुत सारे लोगों को रेखा बनाने नहीं आता होगा, अभी सिखाएंगे, हम बहुत बार सिखाएंगे। तो जब दोनों समीकरण से दो ठो हम रेखा बनाएंगे, तो मानिए एक समीकरण से एक रेखा इससे बन गया, समझिएगा ध्यान से, एक समीकरण से आपका एक रेखा बन गया, और जब दूसरा समीकरण से हम रेखा बनाए तो जो दूसरी रेखा है वह रेखा भी पहले के रेखा पे ऐसे आके चल जाए, फिर से जब एक रेखा बना लिए और जो दूसरी रेखा है वह उसी रेखा पर ऊपर यानी ओवर राइटिंग, यानी उसी रेखा पर से गुजर जाए, उसी को हम लोग समपाती कहते हैं। उसी रेखा पर से गुजर जाए, उसी रेखा पर से, इसी को हम लोग समपाती कहते हैं। इसका अनंत हल होता है, अनंत हल। इसका एक दूगो हल ना होता है, अनंत ठो हल होता है, समझिएगा ध्यान से। जब अगर प्रतिच्छेद कर देगा तो उसका एक हल होगा, उस हल को हम लोग अद्वितीय हल कहेंगे। और जब एक दूसरे पे रेखाएं चढ़ जाएंगी तो उसका अनंत हल होगा, इसका भी निकाय संगत होता है। आप लोग जब बड़े होंगे तो यह बात पढ़ेंगे क्यों अनंत हल होता है, क्यों एक हल होता है। तो चलिए आपको अभी हम वो चीज सिखाते हैं जो काफी कॉन्सेप्ट है, जब बड़े होंगे तो कहीं पार्टनर आप लोगों को वह कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया काम करेगा, बहुत बढ़िया। अक्सर 10वीं क्लास में यह सब बच्चे नहीं जानते हैं। एक बात समझिएगा कि एक्स वाई का हल तभी होगा जब वह कहीं काटेगा तब, जब वह कहीं काटेगा तब। और आप बोलिए कि काटा कटी स्टार्ट कब होगा, जब कोई दो ठो चीज स्पर्श करेगा तब। स्पर्श से ना करे तो कभी काटा कटी हो सकता है, किसी के तलवार से कभी किसी का गर्दन काटना हो पार्टनर, तो बिना तलवार गर्दन में स्पर्श किए हम कटवा सकते हैं, कभी ना। तो जब काटेगा तभी हल होगा। तो जब दो रेखाएं ऐसे एक बिंदु पर काट रही थी, एक बिंदु पर, जब दो रेखाएं एक बिंदु पर काट रही थी तो उसका एक हल हो रहा था, और उसी हल को हम लोग अद्वितीय हल कह रहे थे, समझिएगा ध्यान से।
जब एक बिंदु पे काट रही थी तो उसका एक हल हो रहा था और उसी हल को हम लोग अद्वितीय हल कर रहे थे। और जब एक दूसरे पर चढ़ जाएंगी तो पार्टनर यह रेखा तो इसको यहां भी छू रही है, यहां भी छू रही है, यहां भी छू रही है, मतलब कि प्रत्येक जगह पे छू रही है। समझिएगा ध्यान से, प्रत्येक जगह पे छू रही है, प्रत्येक जगह पे। तो जितना बार छुआ उतना बार काटा। अगर गर्दन में छुआ है तो गर्दन कट जाएगा तलवार से, हाथ में छुआएंगे हाथ कट जाएगा, पैर में छुआएंगे पैर कट जाएगा। तो जितना बार छुआएंगे उतना बार यह रेखाएं काटेंगी। तो जितना बार काटेंगी उतना हल होता है। अगर एक बार काटी तो एक हल हुआ, अगर यहाँ अनंत बार काटी तो अनंत को हल होगा। यही कारण है पार्टनर साहब कि आप सब आदमी को यह बात समझना पड़ेगा कि अगर एक बिंदु पे काटी तो एक हल, जब अनंत बिंदु पे काटी तो अनंत हल। ऐसे आप सब आदमी को एक बात और बताते हैं। आप लोग जब इतना बचपन से इतना बड़े हो गए, आज तक आप सब आदमी को जब मिला है तब दो ठो समीकरण हल करने के लिए मिला है। जब मिला है तब दो ठो समीकरण क्या है? क्यों पार्टनर साहब क्यों? तो एक बात समझिए, अगर ग्राफ पर एक ठो समीकरण, मानिए सिर्फ एक समीकरण मालूम रहता तो एक समीकरण से पगला एक ही न रेखा खिंचाता, एक समीकरण से एक ही न रेखा। पार्टनर साहब अब बोलिए, सिर्फ तलवार रखे हैं तो क्या तलवार से कभी काटने के लिए दूसरा का पदार्थ तो चाहिए ना, कि तलवार से हवा काटेंगे पार्टनर साहब? तो यह बात समझिए कि एक समीकरण रहता तो एक ही रेखा रहता, तो बोलिए एक रेखा से कभी काटाकटी हो सकता है? कभी ना। इसीलिए हमको जब देखिए तब दो ठो समीकरण दिया जाता है, ताकि दो ठो समीकरण से दो ठो रेखा बने और दोनों रेखा यहाँ काटाकटी करे और उसका हल निकले। तो यह बात एकदम समझना जरूरी है कि अगर एक बिंदु पे काटेगा तो एक हल, और जब एक दूसरे पे चढ़ जाएगा तो अनंत हल। क्योंकि एक दूसरे पे चढ़ने का मतलब है कि वह अनंत बिंदु पे छुआ और अनंत बिंदु पे काटा तो उसका अनंत हल हो गया। तो अनंत हल वाला का भी निकाय संगत होता है और एक हल वाला का भी निकाय संगत होता है। तो समझिएगा एकदम बढ़िया से। अब इसका गुण, यह किस गुण को फॉलो करेगा? तो या तो जब ग्राफ पे हम ग्राफ बना लेंगे तब समझ जाएंगे कि यह समीकरण जब एक दूसरे पे रेखा चढ़ जाएंगी। देखिए दो तरह समझते हैं, जब ग्राफ के पन्ना पर बना लेंगे अगर एक दूसरे पे चढ़ जाएंगी तब तो उनका पार्टनर साहब अनंत हल हो गया। और नहीं तो आपका गुण है कि यदि A1 बाटा में A2 बराबर B1 बाटा में B2 और बराबर C1 बाटा में C2, तो यह रेखाएं समपाती होती है। समपाती, समपाती का मतलब है एक दूसरे पर चढ़ना, और समपाती होगी तो इसका अनंत ठो हल होगा। अनंत ठो हल, इसका अनंत हल होते हैं, अनंत ठो हल। तो यह बात समझिएगा कि आप या तो ग्राफ के पन्ना पर बना के अगर एक दूसरे पे चढ़ जाएगी तो अनंत हल, और नहीं तो सिर्फ समीकरण देख करके A1 बाटा A2 B1 बाटा B2 और C1 बाटा C2 बैठा लेंगे तो यहाँ से अनंत हल हो जाएगा। तो अगर तीनों का तीनों बराबर तो अनंत हल। इसके पहले पढ़े थे कि A1 बाटा में A2 नॉट इक्वल टू B1 बाटा B2, तो यहाँ से एक हल। अगर तीनों का तीनों बराबर तो अनंत हल। तो चलिए आप सब आदमी को बहुत ही बढ़िया तरह से कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। कृपया करके आप सब आदमी सबका नोट्स बनाइए, सबका। तो हम लोग अभी जो थ्योरी पढ़ रहे हैं वह 3.1 और 3.2 में काम करेगा। इसके बाद हम लोग 3.1 पे क्वेश्चन बनाएंगे, उसके बाद 3.2 पे क्वेश्चन बनाएंगे। तो हम लोग धीरे धीरे बारी बारी से पर डे 1.5 घंटा, पर डे 1 घंटा प्लस ही पढ़ेंगे। तो आप लोग सब आदमी नोट्स बनाइए और बढ़िया से पढ़िए। कृपया करके आप सब आदमी को यदि मेरा पढ़ाया हुआ और मेरा मेहनत बढ़िया लग रहा है तो जोरों शोरों से आप बताइए कि ना आप 10वां क्लास का मैथ हम लोग यूट्यूब पर फ्री में, गरीब से गरीब बच्चा भी पढ़ सकता है, पैसे 1 रुपया लगने वाला नहीं है। तो चलिएगा आगे हम लोग तीसरा रूल पढ़ेंगे। समीकरण मिटा दिए वो फिर से लिख रहे हैं A1x B1y प्लस C1 बराबर 0। कोई पूछे काहे A1 B1 C1 लिखा,
तीसरे लिखे पार्टनर कि हमको दो ठो समीकरण चाहिए, तो हम इसीलिए a2x b2y और c2 बराबर 0। तो चलिएगा तीसरा गुण क्या कहता है, कहता है कि यदि दोनों समीकरण से बनने वाली दोनों रेखा, समझिएगा, दोनों समीकरण से बनने वाली, दोनों समीकरण से बनने वाली दोनों रेखाएं यदि ग्राफ पर समानांतर हो जाए, यदि ग्राफ पर समानांतर हो जाए, समानांतर का मतलब अभी हम समझाते हैं, समानांतर हो जाए तो उसका कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है, और इसका निकाय असंगत होता है। बार बार हम कह रहे हैं कि अगर हल होगा तब संगत होगा, यदि हल नहीं होगा तो असंगत होगा। चलिएगा एकदम भोजपुरी में समझते हैं कि अगर हमको दो ठो समीकरण दिया जाए और दोनों समीकरण से तो यह मालूम है कि दो ठो रेखा बनेगा, और दोनों रेखा यदि ग्राफ पर समानांतर हो जाए, समानांतर बोले तो एक बात समझिएगा, समानांतर का मतलब क्या होता है, तो एक ऐसा लाइन, एक तो यह लाइन हुआ, और एक ऐसा लाइन खींचना है इसको हम कितना भी आगे बढ़ाए, कितना भी आगे बढ़ाते बढ़ाते पार्टनर कलकत्ता लेके चले जाए, इधर बढ़ाते बढ़ाते दिल्ली लेके चले जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों रेखा को जितना आगे बढ़ाए वह कभी आपस में मिले ना, वही चीज समानांतर होता है। मानिए आपका दो ठो दोस्त, और दो ठो दोस्त ऐसे खड़ा हो जाइएगा दो ठो पॉइंट पे, और समझिएगा, सोचिए, कल्पना कीजिएगा कि अगर दोनों आदमी से सीधे चलते रहेंगे तो कभी मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे, मिलेंगे तभी जब कुछ रेखाएं ऐसे तिरछा रहेंगी तब। अब ऐसे रेखा है, इसको आगे अगर बढ़ाते 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 कितना भी आगे बढ़ाएंगे यह कभी नहीं आपस में मिलेंगी, और जब आपस में नहीं मिलेंगी इसका मतलब दोनों के बीच का दूरी समान है। कब नहीं मिलेगा, जब यहाँ 5 मीटर, हम दोनों दोस्त के बीच में दूरी 5 मीटर, आगे भी 5 मीटर, आगे भी 5 मीटर, अगर 5 मीटर का दूरी रख के चलते जाएंगे तो कभी लाइफ में नहीं मिलेंगे, और वही रेखाएं समानांतर कहलाती है। यानी दो ठो ऐसी रेखा जिनके बीच का दूरी हमेशा समान हो, उसको कितना भी आगे बढ़ाए, कितना ही पीछे बढ़ाए, वो आपस में ना मिले, वो समानांतर होती है। यह गुण कहता है कि दोनों समीकरण से बनने वाली दोनों रेखाएं यदि ग्राफ पर समानांतर हो जाए, यानी कि अगर इस समीकरण से एक ऐसे रेखा बन जाए और इस समीकरण से भी एक ऐसे रेखा बन जाए, यानी पार्टनर यह समानांतर हो गया, कितना भी आगे बढ़ाएंगे और नहीं मिलेगा। तो अगर इस समानांतर हो जाए तो इसका कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है। अब आपके दिमाग में एक बात उठना चाहिए मेरे बाबू कि आखिर क्यों सर हल ना होगा। तो बुर्बक कबे से हम बता रहे हैं कि अगर एक बिंदु पे काटेगा तो एक हल, जब एक रेखा पर दूसरा रेखा चढ़ल था, जब इसी रेखा पर दूसरा रेखा चढ़ल था तो उस समय यह अनंत बिंदु पे काटा तो अनंत था, मतलब कि बिंदु पर काटने से हल बनता है। तो एक बिंदु पे काटा तो एक हल, अनंत बिंदु पे काटा तो अनंत हल। तो जब पार्टनर, जब दोनों रेखाएं कतनों आगे जाएंगी, कतनों आगे, यह मिलबे ना करेंगी, यह कटबे ना करेंगी, इसका हल कैसे होगा? जब यह नहीं काटेंगी पार्टनर, इसका हल कैसे होगा? इसीलिए इसका हल नहीं होता है। तो आपके पास तीनों का तीनों गुण एकदम है, आप इसका नोट्स बना के पक्का पक्का पढ़िए, और अगला वीडियो का इंतजार पक्का कीजिएगा। इस पर आगे हम क्वेश्चन कैसे आप सब आदमी को बताएंगे। यदि दोनों समीकरण से बनने वाली दोनों रेखाएं ग्राफ पर समानांतर हो जाए तो उसका कोई हल नहीं होगा, क्योंकि यह दोनों रेखाएं कहीं ना मिलेंगी और ना काटेंगी, और जब ना काटेंगी तो हल होने का संभावना पैदा ही नहीं होता है।
तो इसका तो पार्टनर एक बात हुआ, इसका निकाय होता है असंगत। अगर समानांतर है, हल नहीं है, हल नहीं है तो असंगत, और हल है तो संगत। तो समझिएगा, इसका दो तरह से पहचान सकते हैं। बार बार हम कह रहे हैं, आप सब आदमी के पास दो तरीका है पहचानने का। एक तो आप ग्राफ के पाना पर बना लीजिए, नहीं तो एक फॉर्मूला जो बार बार हम लिख रहे हैं उसको याद रखिए। 10वां क्लास में यहां से भी क्वेश्चन पार्टनर साहब आता है। तो अगर कहता है गुण की A1 बाटा में A2 बराबर B1 बाटा में B2 और नॉट इक्वल टू C1 बाटा में C2, तो इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। यह ग्राफ पे रेखाएं समानांतर होंगी। समझिएगा ध्यान से, तीनों के तीनों गुण। चलिए इसको मिटाते हैं और यहाँ पे साइड में तीनों गुण हम फिर से लिखते हैं। आप सब मेरे छोटे छोटे भाई लोग को यह बात याद रहना चाहिए कि आप सब आदमी के पास यह तीनों का तीनों गुण रहे। मेरे प्यारे भाई लोग, अगर A1 बाटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बाटा B2, समझिएगा याद पक्का रहना चाहिए। A1 बाटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बाटा B2, तो इसका एक हल, इस एक हल को हम लोग कहते हैं अद्वितीय हल। अभी जस्ट बताए हैं, धरती पे जो चीज एक ठो होगा उसको अद्वितीय कहते हैं। चंद्रमा एक ठो है तो अद्वितीय है, हम एक ठो है तो अद्वितीय है, आप एक ठो है तो अद्वितीय है। आपका मोबाइल फोन अद्वितीय नहीं है, क्योंकि वैसा वैसा मोबाइल फोन वर्ल्ड में 5 लाख होंगे। तो पार्टनर साहब A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2 तो अद्वितीय है। यदि तीनों का तीनों बराबर B1 बटा में B2 बराबर C1 बटा में C2 तो अनंत है। इसका कॉन्सेप्ट आपके पास है, क्यों? क्योंकि यह रेखा एक रेखा पे चढ़ जाएगा, यह प्रतिच्छेद करेगा, यह प्रतिच्छेद करेगा। प्रतिच्छेद का मतलब है यह काटेगा, यह एक रेखा पर एक रेखा चढ़ जाएगा, मतलब एक है उस पर चढ़ गया। इसको मैथ में हम लोग कहते हैं समपाती हो जाएगा, समपाती। तो समझिएगा ध्यान से, तो अगर समपाती होगा तीनों का तीनों बराबर तो अनंत है। यदि A1 बाटा A2 बराबर B1 बाटा B2 नॉट इक्वल टू C1 बाटा में C2, इसका कोई हल नहीं, इसका कोई हल नहीं होगा। यह ग्राफ पर समानांतर बनेगा, और समानांतर का कॉन्सेप्ट अभी दिए हैं कि जब समानांतर होगा तो कतनो आगे बढ़ाएंगे तो मिलबे ना करेगा, और जब मिलेगा नहीं तो वह काटेगा नहीं, और जब काटेगा नहीं तो कोई हल होगा नहीं। तो यह तीनों का तीनों बात आप सब आदमी को कल याद रहना चाहिए, पक्का पक्का। तो चलिए आप सब मेरे छोटे छोटे भाई, यह बताना है कि यह आपका कॉन्सेप्ट कैसा लगा, और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। और जितना हो सके अपने गांव गांव में, अपने बगल के गांव में सब लड़का और लड़की को बताइए कि आप इस वीडियो से पढ़िए, आप मैथ बढ़िया पढ़ सकते हैं। हाँ, अगर बढ़िया लगे तब। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, बढ़िया से पढ़िए और बहुत बढ़िया से घर पे रहिए।